डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की। मेरे दो और वीडियोस हैं जिनमें हमने पहले बात की कि किस तरह से हम कोरिलेशन और बाईवेरिएट रिग्रेशन निकालते हैं और कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं सुने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एक बार उन वीडियोस को भी सुन लीजिए। हालांकि ये सेशन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप उनको सुने बिना इसको नहीं सीख पाएँ, क्योंकि कोरिलेशन का, रिग्रेशन का एक बेसिक माइंडसेट, एक बेसिक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस पे ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया उसका ज़रूर होगा, कोरिलेशन और रिग्रेशन का। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन में मल्टीपल का क्या मतलब है। तो अगर रफली मैं बात करूं, सपोज आई टेक दिस वर्ड फाइल टू एक्सप्लेन। तो अगर रफली मैं बात करूं तो हमारा एक होता है सिंपल रिग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंपल रिग्रेशन, जिसको बाइवेरिएट भी बोल सकते हैं, बाइवेरिएट रिग्रेशन। ठीक है, बाई मतलब दो, तो इसमें हो गया वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। तो एक सिंपल बात हो गई, इसलिए सिंपल रिग्रेशन हमने इसको नाम भी दे दिया। दूसरा, लीनियर तो है, ये सारे लीनियर रिग्रेशन है। हम लोग कोई भी कर्वी लीनियर या इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर मेकिंग इट वेरी वेरी सिंपल, दिस इज ए लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब अगर मल्टीपल रिग्रेशन बोले हम, मल्टीपल रिग्रेशन, तो मल्टीपल में क्या मल्टीपल होगा? वन आईडीवी की जगह पे आईडीवी होंगे मोर देन वन, मोर देन वन आईडीवी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हो गए मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा, एक डीवी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो बाकी तो हम इसको किसी भी स्टाइल में दिखा सकते हैं। हम कोई मॉडल बना के दिखा सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, हम एरो और सर्कल बना के दिखा सकते हैं, वो एक अलग बात है, उसमें मैं अभी उसको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल है। अब ये कौन बताएगा कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? ठीक है, अब ये तो हमारी थ्योरी बताएगी। थ्योरी का मतलब है जो लिटरेचर है, जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो हम सामने ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, है ना। तो हम सब देखते हैं कि भाई मान लीजिए कि सेल्स है। सेल्स कैसे बढ़ती है? आप ज़्यादा सेल्स पर्सन रख लो, आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करो, आप प्राइस को कम कर दो, ऑफर्स निकाल दो, तो सेल्स बढ़ती है ना। तो ये थ्योरी ने हमें बताया कि ये चार फैक्टर हैं जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। सेल्स घटती कैसे है? सेल्स घटने के भी इसी तरह से कुछ रूल्स हैं, सेल्स घटने के भी इसी तरह से कुछ इश्यूज हैं जिनसे सेल्स घटती है। ऑल राइट, तो ऑल राइट, तो इसी तरह से सेल्स कम कैसे होती है, या नॉट ओनली सेल्स, आप शेयर मार्केट ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एफआईआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्फ्लो बढ़ता है तो शेयर मार्केट हमारी बढ़ती है। डीआईआईज का इन्फ्लो बढ़ता है तो शेयर मार्केट बढ़ती है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं। आज का जो डेटा सेट है मेरे पास, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, और काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि सर आप डेटा सेट भी डाल दीजिए, तो ये डेटा सेट भी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल ड्राइव लिंक डाल रहा हूँ, जिससे आप डेटा सेट भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का डेटा सेट है, ये यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ का ये डेटा है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कंट्रीज़ के नेम्स। तो 21 कंट्रीज़ हैं, 21 कंट्रीज़ का डेटा है, जिसमें पॉपुलेशन, कंप्यूटर सेल्स, सेल्स पर कैपिटा, जीएनपी, परसेंटेज स्पेंड ऑन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा दिया हुआ है। अब देखिए है क्या इसमें, हम एक अपनी समझ से अगर देखें, अपनी समझ से, तो जीएनपी पर हेड, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, परसेंटेज स्पेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना लोग स्पेंड करते हैं,
मैं ये कहता हूँ कि जीएनपी अफेक्ट करेगा ना एजुकेशन पे स्पेंडिंग को, ऑफ कोर्स करेगा। एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होगा तो जीएनपी अच्छा होगा, मतलब इनका आपस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कई तरह के रिलेशन इसमें हैं। सेल्स पर कैपिटा किसकी है? ये किसी भी प्रोडक्ट की कंप्यूटर सेल्स है बेसिकली, ये पर कैपिटा कंप्यूटर सेल्स कितनी हो रही है। अब अगर मैंने जो ब्लू और ग्रीन किया है तो मेरा जो इसमें थीम है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव के बेस पे होता है कि आप क्या टेस्ट करना चाहते हैं, ये इट हैज़ टू बी प्री डिसाइडेड। डेटा कभी आपको ये नहीं बताता कि आपको कौन सा डिपेंडेंट लेना है कौन सा इंडिपेंडेंट लेना है। आप अपना ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है, ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने ये देखा कि परसेंटेज स्पेंड ऑन एजुकेशन जो है, अगर ज़्यादा एजुकेशन पे स्पेंड होगा तो कंप्यूटर ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। कंप्यूटर सेल्स को भी ले सकता हूँ मैं, सेल्स पर कैपिटा भी ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा तो भी कंप्यूटर ज़्यादा बिकेंगे, और जीएनपी ज़्यादा होगा तो भी कंप्यूटर ज़्यादा बिकेंगे। ज़्यादा हो या कम हो, रिलेशन होना चाहिए। कम भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी एक रिलेशन है। वहाँ हमारी जो रिग्रेशन के रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आएंगे, यहाँ पॉजिटिव आएंगे। एक चीज़ बीच में मैं आपको बता दूं कि रिग्रेशन इक्वेशन हम मल्टीपल में कैसे बनाते हैं। तो आपको ध्यान होगा जो बेसिक जो रिग्रेशन इक्वेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। देखिए मैं अल्फ़ा बीटा गामा थोड़े से कम यूज़ करता हूँ, और मुझे बिल्कुल उसमें कोई शौक नहीं है कि जार्गन्स बनाऊँ, और मैं जार्गन्स बना के अपने स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बेचारे परेशान हैं टेक्स्ट बुक से उनको और ज़्यादा परेशान करूँ। यहाँ बिल्कुल सिंपल मेथड हमें लेना है। हो सकता है कुछ इंटेलेक्चुअल्स की नज़र में मेरे वीडियोस बड़े ही सिंपल हों, उनको लगे कि मैं बहुत सिंपल बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, a इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट नहीं है तब भी कुछ चेंज आता है डिपेंडेंट में, वो a रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा है कोफिशिएंट, ठीक है। ई है रेजिडुअल या एरर टर्म जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी मुझे बनाना है, रेजिडुअल्स और कांस्टेंट और इन सब पे। लेकिन उससे पहले यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर मल्टीपल है ये रिग्रेशन, ये तो सिंपल ऊपर वाला तो बाईवेरिएट हो गया, मल्टीपल है तो कैसे होगा? a प्लस बी वन एक्स वन, यानी मेरे पास x1 होगा, b2 x2 होगा, सॉरी इज इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, b2 x2 प्लस b3 x3 अप टू bn xn प्लस e इज रेजिडुअल एरर टर्म। e का मतलब एरर टर्म, एरर टर्म कोई एरर नहीं है, एरर टर्म का मतलब है रेजिडुअल, द पार्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुड नॉट एक्सप्लेन, वो चीज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मैंने इसलिए बताया है कि यहाँ मेरे पास मोर देन वन है, और बीटा भी कोफिशिएंट भी हर इंडिपेंडेंट के साथ एक अलग कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ अपने वीडियो में, डेटा सेट पे, सॉरी। अब मैंने ये कहा कि ये मेरी एक अजम्पशन है या मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इम्पैक्ट चेक करना है जीएनपी, परसेंटेज स्पेंड ऑन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट का, किस पे? सेल्स पर कैपिटा पे मुझे चेक करना है, ठीक है। तो सेल्स पर कैपिटा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। हम ये किसी भी सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं रिग्रेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको आर, पाइथन, टैब्ल्यू, SPSS कहीं भी लगा सकते हैं एमओस में। मैं इसको एक्सेल में इसलिए लगा रहा हूँ कि एक्सेल बड़ा सिंपल है। आगे मैं SPSS के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस मुझे बनाने हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें भी मैं इसको करके दिखाऊंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे लगभग सारा मेन्यू, रेजिडुअल्स, एवरीथिंग, प्रिडिक्टेड वैल्यूज, रेजिडुअल सब कुछ आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बड़ा सिंपल है। एक हम जाएंगे डेटा में, ये डेटा का टैब होता है ऊपर। डेटा टैब में ये होता है डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस ना, जो पहली बार डेटा एनालिसिस करेंगे एक्सेल में उनको ये दिखाई नहीं देगा, ये आपको ऑप्शंस में जाके ढूंढ के डालना पड़ता है। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं भी समय मिला तो मैं भी एक वीडियो इस पर बना के डाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेटा एनालिसिस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे
तो क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है तो आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा रिग्रेशन। ये क्योंकि मैंने अभी लगाया था तो ये इसकी मेमोरी में है। रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप ओके करेंगे। मैं एक बार ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने लगाया था इसलिए है। ये आपको ऐसी एक वो मिलेगी फाइल, एक ऐसा सॉरी डायलॉग बॉक्स मिलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू विद दिस डायलॉग बॉक्स इज, आपको इस डायलॉग बॉक्स में वैल्यूज पुट करनी है। एक्सेल अपने आप इसमें y और x लिखता है। y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड करता है जो। x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ SPSS की तरह 1 2 3 का हमें ऑप्शन नहीं है, हमें तो रेंज देनी है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ इस साइड और पहले y की रेंज देखिए। पहले इसमें क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करके लेबल के साथ सेल्स पर कैपिटल लिखा हुआ ना, लेबल के साथ इसको कॉपी कर लें। ठीक है, नीचे तक ड्रैग कर लें। बस ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए ये रेंज भी आ गया। $E $2, $E $23। डॉलर से घबराना नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई डराने वाली बात हो। ठीक है, जिसमें ऐसा लगे कि कोई स्टूडेंट ये समझे कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मैथमेटिकल मॉडलिंग है। कुछ नहीं होता मैथमेटिकल मॉडलिंग। हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में करना चाहते हैं उसको कुछ सिंबल्स के साथ अगर हम लिख दें तो वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं इनपुट एक्स रेंज में। इनपुट एक्स तो ये तो तीनों ही हैं हमारे। एक्स तो मतलब तीनों ही इंडिपेंडेंट है, तो तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करो। एक्सेल को तो रेंज चाहिए। एक्सेल को सब पता है कि हमने 3 कॉलम लिए हैं। एक्सेल बेवकूफ़ नहीं है, एक्सेल को पता है कि हमने 3 कॉलम लिए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है लेबल। लेबल हैं क्या? जी बिल्कुल हैं। हेडिंग्स है ना कॉलम्स की, तो लेबल पे चेक कर दो। कॉन्फिडेंस लेवल 95% है डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब होता है, ये कहाँ गायब हो गया? हाँ कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है 5% सिग्निफिकेंस लेवल एंड 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये स्टैंडर्ड है 5%, हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे आउटपुट रेंज। देखिए एक्सेल आपको 3 ऑप्शन देता है। आप आउटपुट इसी शीट पे निकाल लो, तो आप इसको रेंज बता दो कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। क्योंकि ये बड़ी सी हो गई है शीट तो मैं ज़्यादा मैसी नहीं करना चाहता इसको। नई वर्क शीट पे ले सकते हो। यहाँ पे एक शीट अपने आप क्रिएट हो जाएगी नीचे, वर्कबुक यही रहेगी, एक शीट बन जाएगी। और नई वर्कबुक पे ले सकते हो, यानी कि ऑल टुगेदर एक नई शीट आ जाएगी। मैं वो भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस इसी फाइल में रहे, नई फाइल ना बने, इसी फाइल में लेकिन दूसरी शीट पे रहे ताकि मुझे एनालिसिस करने में आसान रहे। ठीक है जी, तो मैं न्यू वर्कबुक, न्यू वर्कशीट पे करके यहाँ पे मैंने चेक कर रखा है, बस इतना बहुत है। नीचे आता है रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स करके देख लेते हैं, क्योंकि ना इससे क्या होगा, रेजिडुअल्स को मैं प्लस माइनस करके आपको दिखाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा उससे। दूसरा एक होता है आउटलायर कैसे निकालते हैं। रेजिडुअल्स ना आउटलायर निकालने में बड़ी मदद करते हैं। मैंने आपको अजम्पशंस नहीं बताई हैं अभी, मल्टीपल रिग्रेशन की या रिग्रेशन की। देखो अजम्पशंस भी सीख लेना। एक बार ये तो समझ आ जाए ना, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि पूरे ड्राइविंग की पूरी किताब पढ़ें फिर गाड़ी में बैठें। गाड़ी में बैठें, थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग करें और धीरे धीरे रूल्स भी सीखते रहें साथ में ना। एक्सीडेंट नहीं करना है किसी का। मैं ये नहीं कहता आप तुरंत एक्सपर्ट बन गए इसके ये एक वीडियो सुनने के बाद, लेकिन हम रूल्स भी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ये तो डेटा काफ़ी हद तक फिट है। आउटलायर होता है एक ऐसा वैल्यू जो इनकंसिस्टेंट है बाकी वैल्यूज से, या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है। सिंपल वर्ड्स में इनकंसिस्टेंट मतलब, अगर हम वैल्यूज़ ले रहे हैं हंड्रेड्स में, वो थाउजेंड्स में है, 500 है ना। बाकी वैल्यूज़ हमारी 80 70 90 30 ऐसे 90 80 75 65 ऐसे हैं, वो है 500। तो ऐसी वैल्यू क्या होती है, आउटलायर होती है। वो रिग्रेशन के लिए एक अभिशाप कहेंगे हम, रिग्रेशन को ख़त्म कर देती है। इट ruins द रिग्रेशन, रिग्रेशन बर्बाद हो जाता है उसकी वजह से। तो उस पर भी हम काम करते हैं। तो एक मेथड है रेजिडुअल से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके डेटा में आउटलायर है। ठीक है, तो एक एक्सेल की जो बुक है उसके ऑथर हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है बड़ा सिंपल सा। उसको 2 स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। मैं उसके ऊपर एक बार हम काम करके देखेंगे आज, बड़ा सिंपल है। तो रेजिडुअल्स मैंने ले लिए हैं। उसके बाद हमने किया ओके। बस ओके करते ही नई वर्कशीट में मेरे रिजल्ट्स आ गए। मैं उसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, मेरा फ़ोटो तो मैं इधर लगा देता हूँ, उससे थोड़ा लाइवली बना रहता है कि हाँ कोई सच में पढ़ा रहा है। नहीं तो बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसी लगती है कि एकदम मोनोटोनस लगती है।
चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, आधी से ज़्यादा तो छोड़ देंगे हम, कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने पुराने वीडियो में भी अपने रिग्रेशन के बताई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन मैं फिर इसमें भी बता देता हूँ। आपको चाहिए, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, सॉरी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इससे, ठीक है। आर स्क्वायर आपको चाहिए मल्टीपल आर और आर स्क्वायर, मल्टीपल आर को छोड़ भी सकते हैं, आर स्क्वायर इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आर स्क्वायर को आप हाईलाइट कर लीजिए। अभी आर स्क्वायर क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, ये कोरिलेशन ही है एक तरह का, ये कोरिलेशन का स्क्वायर, मतलब आर मल्टीपल आर कोरिलेशन है और ये कोरिलेशन का स्क्वायर कह सकते हैं इसको। इसका मतलब है कि जो तीन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 53% एक्सप्लेन कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है, यानी बाकी सारा रेजिडुअल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बचा, जो 47% है, उसके लिए हमें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए। देर आर मेनी मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कैन एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द 47%, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब समझ आ गया। एडजस्टेड आर स्क्वायर मैं अभी छोड़ रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा इस लेवल पे, बल्कि एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम बेटर मानते हैं हमेशा ही। लेकिन अगर आप एक्सटेंट लिटरेचर की बात करें, बुक से लेकर रिसर्च पेपर्स तक आर स्क्वायर को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, मतलब 80% ऑफ द टाइम्स आर स्क्वायर इज अ पैरामीटर टू मेजर। कहीं कहीं एडजस्टेड 20% ऑफ द टाइम्स जब बहस करनी होती है, होता है ना डेविल्स एडवोकेट, तो हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को लाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है, एडजस्टेड आर स्क्वायर इज अ बेटर मेजर। ये अननेसेसरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की प्रेजेंस से अच्छा जो रिजल्ट आता है उस चीज़ को ये नलीफाई करता है कि भैया आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाओगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है, तो ये उसको एडजस्ट कर देता है, इसलिए इसको हम एडजस्टेड आर स्क्वायर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी है, वो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टैंडर्ड एरर, रेजिडुअल्स, अजम्पशंस और इसकी हम बात करेंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर की। फिर एक मल्टी कोलिनियरिटी पे भी मुझे वीडियो बनाना है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर आप मल्टीपल रिग्रेशन करा रहे हैं, लेकिन मल्टी कोलिनियरिटी की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मल्टी कोलिनियरिटी की भी बात हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पहले एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं स्टैंडर्ड एरर में। तो स्टैंडर्ड एरर को भी मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ, ये बाद में काम आएगी मुझे। ये कोई एरर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब चीज़ है। ये है कि भैया स्टैंडर्ड जो डिविएट, मतलब जो जितना आपका रिजल्ट डिविएट कर रहा है वो उसको दिखा रहा है, तो आएगा ये ऑब्वियसली। कोई भी मॉडल 100% तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम तो चाहते हैं कि हमारा आर स्क्वायर 100% आए, कि हमारे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने पूरा प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस इज अ नॉर्मल थिंग, 21% का ऑब्जर्वेशंस का है, ठीक है। अब चलते हैं हम, अनोवा को आप छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, बस आप अगर चाहें तो इसका ये देख सकते हैं सिग्निफिकेंस। 0.05 से अगर ये कम है तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट, ये देखिए ये सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा होगा, हाँ हाँ सिग्निफिकेंट। एफ का मतलब एफ टेस्ट, एफ टेस्ट अनोवा को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं। ओवरऑल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है कि तीनों इंडिपेंडेंट में से कोई एक तो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर ही रहा है डिपेंडेंट को, कोई एक तो मिनिमम कर ही रहा है। तो ये हमारा एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट आएगा 0.05 से ये कम है। 0.5 क्यों, 5% के लिए 95% कॉन्फिडेंस इज 5% सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आपने डरना नहीं है, ये सब चीज़ें अगर आपको याद ना भी रहें, आप ये सोच लीजिए कि ये 0.05 से कम होना चाहिए। अगर ये 0.05 से ज़्यादा है, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो आप अपने मॉडल को वहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिग्रेशन मॉडल को रन करने का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें दो हैं, ये सारा सब छोड़ देना आप, ये और ये पी वैल्यू। अगर ये ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही ना, इनको हम यहाँ पे, ये देखिए ये कम करने का होता है, सॉरी ये कम करने का होता है, इसको कम कर देते हैं, 2 डेसिमल तक कर दो, ठीक है।
और इसको भी 2 डेसिमल्स तक कर दो। ठीक है, रूल यहाँ भी पी वैल्यू का सेम रहेगा, सिग्निफिकेंस वैल्यू वाला। आप देखिए 0.4 सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। ये देखिए ये वाला, ये सिग्निफिकेंट है, जीएनपी पर हेड। इसका तो कोफिशिएंट बहुत ही कम है, तो एक बार इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। हाँ, इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, 0 हो गया ना। तो अभी ये जो मॉडल है ये 53% प्रिडिक्ट कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये प्रिडिक्शन का जो मेन, जो सबसे बड़ा रोल है वो है जीएनपी पर हेड का, जो कि सिग्निफिकेंट है। बाकी तो दोनों सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इन पे आप बहस करो। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब छोड़ दो, हमारा इन दो से काम चल जाएगा। तो अभी तक जो मेरा मॉडल है ये कह रहा है कि ये सिर्फ जीएनपी पर हेड सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दोनों बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये आपकी थ्योरी से मैच करे ना करे भाई, ये तो डेटा है, ये तो डेटा है। डेटा जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा हमें। अगर हम नहीं मानते हैं, हम कहते हैं नहीं जी मेरी थ्योरी अच्छी है, मेरी थ्योरी बेहतर है, तो फिर आपको डेटा पे एनालिसिस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर तो आप डेटा एनालिसिस करो ही मत। तो डेटा पे अगर विश्वास करें तो हम ये कहेंगे, इन सब की डेसिमल्स में वही कर लेता हूँ फिर, है ना, 4 तक, 4 डेसिमल तक कर लेते हैं, तो ये आपका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको रेजिडुअल के थ्रू आउटलायर को रिमूव करके इस मॉडल को बेटर बनाने का एक मेथड बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम 21 कंट्रीज पे सर्वे कर रहे हैं, कोई एक कंट्री है जिसकी कंडीशंस बहुत अलग हैं, हो सकती हैं 2 कंट्रीज हो सकते हैं जिनकी कंडीशंस बहुत ख़राब, बहुत अलग हैं, या तो बहुत अच्छी या तो बहुत ख़राब हैं, और वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से भी या एजुकेशन पे स्पेंडिंग बढ़ने से भी टेक्नोलॉजी का वहाँ पे ज़्यादा कोई असर नहीं है, टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा काम नहीं कर रही है, या जीएनपी बढ़ने से भी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऑलरेडी कंप्यूटर्स हैं उनके पास, दे आर नॉट, सो दिस इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ये तीनों चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं या कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो वो हो गया आउटलायर। उस आउटलायर को निकालने का एक मेथड है टू स्टैंडर्ड एरर। अब ये टू स्टैंडर्ड एरर क्या है, देखिए, ये स्टैंडर्ड एरर है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 116। ठीक है, एनी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिमूव द रिस्पोंडेंट, यहाँ पे कंट्री है ना, रिस्पोंडेंट विच हैज रेजिडुअल मोर देन 2 स्टैंडर्ड एरर। 2 स्टैंडर्ड एरर से ज़्यादा का कोई भी अगर रेजिडुअल है उसको रिमूव कर दो आप। तो देखते हैं रेजिडुअल मिलेंगे कहाँ, हमने एनालिसिस में किया था, ये देखिए नीचे ये सारे हैं रेजिडुअल आउटपुट। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास सॉर्टिंग का भी मेथड है, आप सॉर्ट भी कर सकते हो, इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे, और देखिए माइनस हो या प्लस हो ये ध्यान रखना है, 2 स्टैंडर्ड एरर में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, रेजिडुअल दोनों साइड आता है, तो उसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सॉर्ट में गया मैं, कस्टम सॉर्ट, मुझे लेना है रेजिडुअल्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो एक तो देखिए ये है 6 नंबर ऑब्जर्वेशन हमारा 192, उसके बाद तो 49, और ये है माइनस में भी देख लो, माइनस में 59 है, तो 116 से बड़ा जो रेजिडुअल है ना वो सिर्फ एक ही है, ये वाला 6 नंबर को हमें बाहर निकाल के दोबारा से रिग्रेशन रन करना पड़ेगा, चांसेस हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मुझे रेजिडुअल को लेके कुछ और चीज़ें भी आपको बतानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे जो जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास आते रहेंगे, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ती हैं कि बहुत बार ऑब्जर्वेशंस आते हैं कि सर वो वीडियो आपका मिला नहीं, या आपने कब वीडियो डाला था, या आप लिंक भेज दीजिए, तो थोड़ा सा मेरा एफर्ट भी कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।